हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कंक्रीट ग्रेड्स। कंस्ट्रक्शन साइट में कितने प्रकार के ग्रेड के कंक्रीट यूज किए जाते हैं, जो कि M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 इतने प्रकार के कंक्रीट ग्रेड्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट में क्लियर कवर कितना देना चाहिए, जैसे कि फुटिंग में 50 mm, रफ फाउंडेशन में टॉप से 50 mm, रफ फाउंडेशन में बॉटम या साइड से 75 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। स्टार बीम में 50 mm, ग्रेड स्लैब में 20 mm तथा कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। जो शियर वाल होती है उसमें शियर वाल में 25 mm, बीम में 25 mm तथा स्लैब छत में 15 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। रिटेनिंग वाल में 20 से 25 mm तथा वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में 20 से 30 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ मेन मटेरियल्स, जो कि साइट इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि उसको मेन मटेरियल्स की डेंसिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि पीसीसी कंक्रीट होती है, उसकी डेंसिटी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है तथा आरसीसी कंक्रीट की डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ब्रिक्स ईंटों की डेंसिटी 1500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। स्टील की डेंसिटी 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वाटर की डेंसिटी सबको पता ही होगा, 1000 लीटर पर मीटर क्यूब होती है। सीमेंट की डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। सीमेंट मोटार की डेंसिटी 2080 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है। लाइम जो चूना होता है उसकी डेंसिटी 640 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है तथा लाइम मोटार की डेंसिटी 1760 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है कॉपर की, जो कि 8940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है तथा सबसे कम डेंसिटी जो होती है वो लाइम की होती है, जो कि 640 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। दोस्तों, मैंने ये पीडीएफ बनाई है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मांग लें। दोस्तों, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क टाइम ऑफ आरसीसी मेंबर। जो आरसीसी मेंबर में जो फॉर्मवर्क यूज किए जाते हैं उनको कितने दिन में रिमूवल करने लेने चाहिए, जैसे बीम साइड्स, वॉल एंड कॉलम। जो बीम साइड और वॉल या कॉलम होते हैं उनकी फॉर्मवर्क को 2 या 3 दिन में हटा लेना चाहिए, या उनके फॉर्मवर्क को हम 2 या 3 दिन में हटा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्लैब साइड्स रिक्वायर्ड। जो स्लैब की जो साइड में यूज करते हैं उसका फॉर्मवर्क 3 दिन में हटा लेना चाहिए। बीम्स रिमूवल ऑफ शटरिंग, तो बीम में जो शटरिंग यूज की जाती है उसको हम 8 दिन में हटा सकते हैं। बीम एंड आर्चेज कंप्लीटेड रिमूवल, जो बीम और आर्चेज होते हैं उनका कंप्लीटली रिमूवल 14 दिन के बाद होता है तथा बीम और आर्च जिनके स्पान 6 मीटर से ज्यादा होता है उनका रिमूवल 21 दिन में किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि वाटर एब्जॉर्वेशन ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 20% बाय इट्स वेट। जो ब्रिक का वाटर एब्जॉर्वेशन होना चाहिए वो उसके वेट के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6। वाटर की पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 6 से कम वाटर की पीएच वैल्यू होगी तो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में हमें प्रॉब्लम आएगी और बाद में बिल्डिंग में अनेक तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm। जो छत की मिनिमम थिकनेस 125 mm होनी ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स, जो कि कन्वर्जन यूनिट साइट इंजीनियर को अपने बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है, 1 फुटलॉन्ग 660 फीट का होता है और एक लिंक 7.92 इंच की होती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यूनिट्स आपको हमेशा पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर इन्हीं चीज़ों को पूछ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की हाउ डू यू मेजर कंक्रीट को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो कंक्रीट को क्यूबिक फीट, क्यूबिक यार्ड या क्यूबिक मीटर में मेजर कर सकते हैं। बात करते हैं व्हाट इज रेनफोर्समेंट कंक्रीट। जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, रेनफोर्स्ड कंक्रीट हैव स्टील बार्स और मेस इन देम
विच गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू दी कंस्ट्रक्शन। जो रेनफोर्स कंक्रीट होती है वो कंस्ट्रक्शन को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे देती है, स्टील डाल के उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज डेवलपमेंट लेंथ। जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों डेवलपमेंट लेंथ इज आल्सो समटाइम्स नोन एज एंकरेज लेंथ। द डेवलपमेंट लेंथ वाज प्रोवाइडेड इन आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर एज एन एक्स्ट्रा लेंथ। जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो एक एक्स्ट्रा लेंथ के रूप में प्रोवाइड की जाती है, विच कैन रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम रेनफोर्समेंट टू कंक्रीट। जो उसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस होती है उसको रेनफोर्समेंट से कंक्रीट में ट्रांसफर कर देती है, ये डेवलपमेंट लेंथ। दोस्तों बात करते हैं, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट अ प्रोजेक्शन लाइन, की प्रोजेक्शन लाइन होती क्या है। तो दोस्तों प्रोजेक्शन लाइन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द वे इन विच द अर्थ इज डिस्प्लेड ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर। अगर एक फ्लैट पेपर में कोई लाइन खींची जाती है उसको प्रोजेक्शन लाइन कहते हैं। Can you list out the various steps involved in the concreting process? Concreting process में कौन कौन स्टेप में कंक्रीटिंग प्रोसेस की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बैचिंग किया जाता है, उसके बाद मिक्सिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, उसके बाद कंक्रीटिंग। इन 4 चरणों में कंक्रीटिंग प्रोसेस की जाती है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। कि बिल्टअप एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो दोस्तों बिल्टअप एरिया आर इंक्लूड द कारपेट एरियाज एज वेल एज एनी स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय वॉल, पिलर एंड डक्ट। इन मोस्ट केसेस द बिल्टअप एरिया इज कैलकुलेटेड एज एन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ कारपेट एरिया। जो बिल्टअप एरिया होता है वो कारपेट एरिया का कुल मिलाकर 10% होता है। अब बात करते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो सुपर बिल्टअप एरिया कवर्स द बिल्टअप एरिया एज वेल एज एनी एरियाज दैट यूज्ड बाय बिल्डिंग such as life passage, lobby, stairs, gym, club house। इट्स जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है उसमें बिल्टअप एरिया तो होता ही है, लेकिन साथ में लाइफ पैसेज, लॉबी, स्टेयर्स, जिम, क्लब हाउस ये सब भी ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द आइडियल साइज ऑफ लिविंग रूम रेंज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज साइज। जो रूम की साइज छोटे से ज़्यादातर कितनी होनी चाहिए। दोस्तों जो सबसे छोटा रूम होता है उसकी साइज 7 फीट इंटू 10 फीट होनी ही चाहिए। जो स्मॉल लिविंग रूम उससे थोड़ा बड़ा होगा वो 10 इंटू 13 फीट होगा। जो मीडियम लिविंग रूम जो मध्यम तौर पे हम सब जो बनाते हैं वो 12 से 18 फीट स्क्वायर का होना चाहिए। लार्ज लिविंग रूम 15 इंटू 20 फीट स्क्वायर का होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं, सीमेंट शैल बी टेस्टेड फॉर इट्स सेटिंग। अगर सेटिंग टाइम के हिसाब से सीमेंट को टेस्ट किया जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। 30 मिनट से कम सेटिंग टाइम किसी भी सीमेंट का नहीं होना चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी मोर देन 10 आवर। और जो फाइनल सेटिंग टाइम हो वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसे ही सिविल की अपडेट्स पाना चाहते हैं, ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इस चैनल में और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर आने वाला हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम। कि सबसे बड़ा कंक्रीट डैम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंक्रीट डैम 2.3 किलोमीटर चौड़ा तथा 192 मीटर ऊंचा है। ये कंक्रीट डैम सबसे बड़ा विश्व का कंक्रीट डैम है जो कि यांगटेज रिवर पे बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं, व्हाट इज द टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बनाई गई सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो सबसे ऊंची इमारत सभी को पता है कि बुर्ज खलीफा जो दुबई में है वो सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 800 मीटर है। दोस्तों इस चैनल को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिविल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।